ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप कंफर्म कर दीजिए स्क्रीन एंड साउंड को लेकर के, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसके आगे। ओके, सो लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट स्टैंडिंग वेव इन केस ऑफ पाइप्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। सो एक क्वेश्चन पिक करेंगे जो वार्म अप कर देगा लास्ट क्लास को लेकर के, फिर बीट्स को कैरी ऑन करेंगे। सो कुछ इस तरह से हम एग्जांपल आपको देते हैं, आपको सॉल्व कर देना है। ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है। maybe like ऐसा लिखा हो, an open organ pipe in second overtone, थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं, in second overtone is in resonance with a closed organ pipe in its second overtone. Find ratio of their lengths. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ओपन ऑर्गन पाइप है जो सेकेंड ओवरडोन में, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है वो भी सेकेंड ओवरडोन में, और दोनों रेजोनेंस कंडीशन पर है। वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स. We need to ignore the end corrections and we need to assume that they are in the same environment. कॉपी कर लीजिए और मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। 6:7 एक आंसर आ रहा है। Any other response? Three by 10. So you need to follow the language, और जो लास्ट क्लास में आपने लर्न किया था, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप जरूर कर सकते हो। एनीवे मैं सॉल्व करता हूँ एंड देन यू चेक कि कहाँ तक आपने सॉल्व किया और क्या एडिशनल करना बाकी था। 3:10 बताया जा रहा है। सो एक अपने पास ओपन ऑर्गन पाइप है, तो आपको लिखना होगा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या चलता है। अगर आप बिगनर्स हैं स्टार्टिंग में तो आप एक पिक्चर का सपोर्ट ले सकते हैं, फिगर का सपोर्ट लेने से आपको रिकॉल हो जाएगा कि क्या चलता है। ओपन ऑर्गन पाइप में डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए हम लोग जानते हैं कि एंटी नोड बनता है, ये एंटी नोड बनता है, तो इसके दोनों एंड्स एक जैसे बिहेव करते हैं। जब दोनों एंड्स एक जैसे बिहेव करते हैं तो फिर वो 1 2 3 4 के ऑर्डर पे चल रहा होता है। सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है इस केस में जो सेकेंड ओवरटोन होगा दैट विल इम्प्लाई थर्ड हार्मोनिक।
So in case of open organ pipe which behaves like a string fixed at both the ends, तो उसका second overtone is equivalent to third harmonic. और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी बनेगा, अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 लिखते हैं, so this F1 is going to be V divided by और इनफैक्ट 3V divided by 2L1. यहाँ पर ये नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, कब 2 लिखना है, कब 3 लिखना है, कब 4 लिखना है. सो ओपन ऑर्गन पाइप सेकेंड ओवरटोन, सो आप याद रख सकते हो कि इसमें फंडामेंटल आता है, फिर फर्स्ट हार्मोनिक आता है, फिर सेकेंड थर्ड हार्मोनिक. पहला फर्स्ट हार्मोनिक होता है, थोड़ा और मैं डिटेल में बोल देता हूँ, इसको फंडामेंटल बोलते हो. फिर सेकेंड हार्मोनिक होता है, फिर थर्ड हार्मोनिक होता है. फर्स्ट हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है V/2L होती है. नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी V/L होती है. नेक्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी 3V/2L होती है. इसको 2V/2L भी लिख सकते हो. और जो सेकंड ओवरटोन होता है, सेकंड हार्मोनिक होता है, यहाँ से ओवरटोन स्टार्ट होता है. सो दैट्स द फर्स्ट ओवरटोन, दैट्स द सेकंड ओवरटोन. हम लोग सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हैं. ये प्रैक्टिस से ही आप उस पर थोड़ा सा फास्ट और करेक्ट हो पाएंगे. क्लोज्ड पाइप के लिए क्या करते हैं? क्लोज्ड पाइप के लिए हम लोग सेकंड ओवरटोन जानना चाहेंगे या रिकॉल करना चाहेंगे. सो क्लोज्ड पाइप को ड्रॉ कर लो. जैसे आप ड्रॉ करोगे और एक कप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज गोइंग टू बी एंटी नोट, दिस इज नोट फॉर द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव. इस पर क्या चलता है? फर्स्ट हार्मोनिक, देन थर्ड हार्मोनिक, देन फिफ्थ हार्मोनिक ऑड भी चलता है. सो व्हाट द सेकंड ओवरटोन इज गोइंग टू इंप्लाई? सेकंड ओवरटोन, कैन यू थिंक ऑफ कि यहाँ पे जो सेकंड ओवरटोन होता है दैट विल इंप्लाई 2n+1 वाला फॉर्मूला लगता है, यानी कि ये फिफ्थ हार्मोनिक आ जाएगा. और फिफ्थ हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट गोज लाइक V/4L, तो 5V/4L L2. इसका लेंथ हम लोग L2 पकड़ रहे हैं और फर्स्ट वाले का लेंथ L1 पकड़ रहे हैं. सो अब आपको फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी पता चल गया, सेकंड की फ्रीक्वेंसी पता चल गया. अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर इन रेजोनेंस. सो अगर वो रेजोनेंस पे हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होनी चाहिए, एंड देन वी कैन अप्लाई द रेजोनेंस कंडीशन एंड सॉल्व. F1 is equal to F2. F1 की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 3V/2L1 है और ये 5V/4L1 है, L2 है रादर. अच्छा, ये जो V's है, V बराबर रहेंगे स्पीड ऑफ साउंड है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, सेम मीडियम पर है. इवन तो क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो इतना इनहेरेंटली समझेंगे कि वो सेम मीडियम पर है और उसकी स्पीड बराबर रही होगी. एंड करेक्शन को इग्नोर किया गया, उसने बोला था. सो अपने को L1/L2 चाहिए. So L1/L2 is going to be equal to some sort of this. L1 इधर आ जाएगा, so ये नंबर नीचे चला जाएगा, and you will write like 3 into 4 divided by 2 into 5. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, I'm writing in baby steps. तो इससे 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 6, 5. So how should be the length ratio? The length ratio should be 6:5. तो अगर इसका फर्स्ट का 60 सेंटीमीटर है तो इसको 50 सेंटीमीटर के बराबर होना पड़ेगा, और जो भी है रेशियो हम बता सकते हैं. वेरी सिमिलर क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, तो रिपीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. उसके लिए आपको सारे पाइप्स के जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ओवरटोन्स हैं, नॉमेनक्लेचर है, वो अच्छे से याद रहना होगा. एटलीस्ट आपको सोल्यूशन समझ में आना चाहिए. अगर ये होता है तो अपना काम हो जाता है. आगे बढ़ सकते हैं और बीट्स के बारे में वापस आते हैं. लास्ट क्लास में मैंने बीट्स स्टार्ट किया था, उसको कैरी करेंगे. बीट्स के लिए आप स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वेव्स को ओवरलैप कराते हो. तो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर अपने पास दो साउंड्स हैं, मैं पहले इसका प्रैक्टिकल रिलेशन बता देता हूँ. सपोज कर लीजिए आपके पास दो साउंड सोर्सेस हैं और यहाँ से भी साउंड आ रहा है, यहाँ से भी साउंड आ रहा है. दोनों साउंड सुपरपोज कर रहे हैं किसी लोकेशन पे. दोनों के एम्पलीट्यूड्स बराबर हैं, बाकी सब कुछ बराबर है, फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस है. तो आप पाओगे कि जो रिजल्टेंट वेव आएगा या रिजल्टेंट साउंड आएगा, रिजल्टेंट साउंड आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नजर आएगा. तो
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ उसकी पिच जो होगी वो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, आप जानते हो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वैरी करेगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी वैरी करेगा तो उसका जो लाउडनेस है ना, वो लाउडनेस वैरी करेगा। तो साउंड का जो लाउडनेस है वो मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम जाएगा, वो पीरियोडिकली चेंज करेगा। तो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करेंगे, उसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। या फिर लाउडनेस के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बीट्स आर बेसिकली वेरिएशन इन लाउडनेस, जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ को हम लोग सुपरपोज कराते हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था। तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का होना चाहिए। सो लेट्स से कि अपने पास एक वेव इक्वेशन है y1, एम्पलीट्यूड a दिया गया है, और ये साइन ω1t माइनस kx टाइप का है। ये वेव इक्वेशन है। मैंने ω t को पहले लिख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप kx को भी पहले लिख सकते हो। सो यहाँ पर ω1 लिखा गया है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आने वाला है। दूसरा y2 है, सेम एम्पलीट्यूड है, साइन ω2t minus kx. So these are the two waves of frequencies ω1 and ω2. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ω1 is approximately equal to ω2. That means उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। So they are approximately equal है। लेकिन अगर हम डिफरेंस वाली बात करेंगे तो ω1 माइनस ω2 या फिर ω2 माइनस ω1 को डेल्टा ओमेगा बोल सकते हैं। ये जो डेल्टा ओमेगा है ये एक स्मॉल नंबर आने वाला है, तो ये एक स्मॉल बनेगा क्योंकि उनका डिफरेंस बहुत कम है। इन अप्रोक्सीमेशन को हम लोग लेकर के चलेंगे, या फिर ये कंडीशन है, इसको अप्रोक्सीमेशन ना बोलकर कंडीशन बोलेंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि बीट्स के लिए कंडीशन यही रहेगा कि ω1 ω2 का जो डिफरेंस है इट हैज टू बी स्मॉलर। और इसको जो हम लोग इंटेंसिटी पता करना चाहेंगे ड्यू टू वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, तो ये हर एक पोजीशन के लिए सिमिलर टाइप का बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन आ रहा है वो फ्रीक्वेंसीज के वेरिएशन की वजह से, तो हम x कोई भी चूज करें तो चलेगा। अगर अपनी मैथ्स को सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं तो हम x को एक सिंपल नंबर भी चूज कर सकते हैं। सो अगर हम x को 0 प्लेस कर लेते हैं तो भी ω1 ω2 से क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं वो भी पता चल जाएगा। x इक्वल टू 0 चूज करने से एक फायदा हो जाएगा कि हमारी कैलकुलेशंस इजी जाएंगी। आप x को x1 भी लिख सकते हो, x2 x0 और कोई भी नंबर ले सकते हो। एनीवे सुपरपोजिशन कराएंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं सो y की जो वैल्यू आएगी अपने को मिलेगा a साइन ω1t प्लस a साइन ω2t। Now then after we can simplify this, we can take a as outside और ये sin c plus sin d जैसा फॉर्मूला बन जाएगा। इस sin c plus sin d को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड यू पीपल नो कि ये क्या बन जाता है 2 sin c plus d by 2, so you will say ω1t plus ω2t by 2 into cos c minus d by 2, so ω1t minus ω2t divided by 2। देन आफ्टर वी विल से कि लाइक y की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो कुछ ऐसा जा रहा है ट्वाइस a साइन ω1 प्लस ω2 by 2 इंटू टी कॉस ω1 माइनस ω2 by 2 इंटू टी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन किसके आया? ड्यू टू वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसीज। और जब हम दो वेव्स को सुपरपोज कराते हैं सो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल का जो SHM है वो SHM की इक्वेशन हो जा रही है। सिंस हमने एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया है तो वो पार्टिकल जो है SHM करेगा, तो ये SHM की इक्वेशन बन जाएगी। इसको और भी हम प्रॉपर वे पे लिखते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह से SHM की इक्वेशन है। अच्छा, ω1 ω2 आपस में बराबर है और ऑलमोस्ट बराबर है, या फिर हम दूसरे टर्म में भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जो ω1 है प्लस ω2 है बाई 2 की बात करते हैं, तो इन केस अगर ω1 ω2 बराबर है तो इस नंबर को एक नया नाम वैसे भी दे सकते हैं। लेट्स इसका नाम ओमेगा देते हैं। सो ओमेगा इज एवरेज फ्रीक्वेंसी,
एवरेज ऑफ द टू, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का एवरेज है, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल्टा ओमेगा बात कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी नजर आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 है, इसको हम डेल्टा ओमेगा बाई 2 लिख सकते हैं। सो दिस कुड बी रिटन एज ट्वाइस a cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, इंटू ये जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है, ये एवरेज है, इसको ओमेगा लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो अगर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, सो इस वाले टर्म को एम्पलीट्यूड बोला जा सकता है, और ये साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी। एंड देन यू नो कि जब कभी y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी लिखा होता है, तो ये एसएचएम की इक्वेशन होती है। और हम लोग जानते हैं कि जब हमने किसी एक पार्टिकल को फिक्स किया, तो वो पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है। सो इसका मतलब है, जब ये दोनों वेव सुपरपोज करते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट का जो पार्टिकल है, उस पोजीशन में एसएचएम चल रहा होता है। हाउएवर ये जो एसएचएम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस एसएचएम में जो एम्पलीट्यूड है ना, वो फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है, पोजीशन के साथ नहीं बदल रहा है। किसी भी पोजीशन वाले पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, वो टाइम के साथ बदल रहा है। इसका मतलब सभी पोजीशन पर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहे होंगे। अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहे होंगे, तो फिर आप देख सकते हो कि ये जो एम्पलीट्यूड है, इसकी कभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कभी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये एम्पलीट्यूड पीरियोडिकली वैरी कर रहा है, कि कॉस ओमेगा टी है, तो सिंपल हार्मोनिसिटी से, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पीरियोडिकली वैरी कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड पीरियोडिकली वैरी कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक और बात क्लियर हो जाएगी कि जो intensity है, that is also changing periodically. That means intensity is getting maximum at certain instant of time, and after certain instant of time it's getting minimum, then again maximum, then again minimum. So this minimum maximum keeps on going. इसका मतलब है, इंटेंसिटी अगर वैरी कर रहा है, तो लाउडनेस भी वैरी कर रहा है। तो साउंड का जो लाउडनेस है, वो कभी बढ़ता है, मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम जाता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम जाता है, वो भी पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। इसी लाउडनेस के वेरिएशन को हम लोग बीट्स कहते हैं। So beats is the variation in loudness in periodic fashion. और जो आपको साउंड सुनाई देगा या पिच सुनाई देगा, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का होगा, और वो ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वो एवरेज फ्रीक्वेंसी है। सो यू विल हियर अ साउंड ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी, एंड लाउडनेस विल बी चेंजिंग पीरियोडिकली। ये पॉइंट आपको समझ में आता है, तो अपना काम हो जा रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और इंटेंसिटी निकालने के बाद इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वही अपनी बीट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो इसको कॉपी कर लीजिए, और जो स्टेप आपको री एक्सप्लेन कराना हो तो बताइए, इसके बाद मैं फिर आगे कंक्लूड कर देता हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, और कॉपी कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो अपने पास जो इक्वेशन आ रहा है, वो कुछ ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू ट्वाइस a cos डेल्टा ओमेगा t बाई 2 और डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी, जैसा भी आप लिखना चाहें। दिस इज इंडिकेटिंग एज एन एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to time. So we will be claiming that this is resultant amplitude, and it is function of time. It depends on time. आपने देखा था जो स्टैंडिंग वेव केस था ना, उसमें एम्पलीट्यूड वाज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन, और बीट्स में जो एम्पलीट्यूड है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। सो काइंड ऑफ उसका काउंटर वर्जन है, ऐसा बोल सकते हैं। एनीवे, हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होगा, it is proportional to amplitude square, so it's going to be twice a cos delta omega t by 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड था इनिशियली का, और ये 2 कांस्टेंट होगा, तो जो इसका टाइम के साथ वेरिएशन है, वो कॉस के साथ है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन कॉस स्क्वायर
डेल्टा ओमेगा टी बाई 2। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर को कॉस टी में या फिर साइन टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस कुड आल्सो बी इंडिकेटिंग दैट की इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, एक 2 को भी इधर लगा लूं क्योंकि ये 2 था, वैसे ही प्रोपोर्शनलिटी है तो चलता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos theta, so that's going to be 1 plus cos 2 theta rather, cos डेल्टा ओमेगा टी। सो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये वन अपने आप को वन तो वन रहता है, ये टर्म अपने आप को रिपीट करेगा। जब ये टर्म अपने आप को रिपीट करेगा तभी इंटेंसिटी अपने आप को रिपीट करेगी। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ये दिया गया डेल्टा ओमेगा, तो ये डेल्टा ओमेगा के टाइम के साथ रिपीट करेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख रहे हैं वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। इसी को हम लोग अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे तो फिर ये बीट्स बन जाएगा। और बेसिकली ये कितना है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अगर इसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेट्स इसको कहते हैं ओमेगा ऑफ बीट, तो ये ओमेगा ऑफ बीट इज कमिंग एज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अच्छा, ओमेगा ऑफ बीट को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2। 2 pi can be cancelled out, so big frequency of beat is going to be equal to f1 minus f2। अच्छा, यहाँ पर हमने ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 लिखा था, आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा बड़ा है। और बीट जो फ्रीक्वेंसी होता है वो पॉजिटिव होता है, सो इसलिए आप इसको इस तरह से लिख लेते हो कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो मॉड ऑफ f1 माइनस f2। सो f1 और f2 में जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को कम कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बिकम द बीट फ्रीक्वेंसी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बीट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। सो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी निकाला, उसी को बीट फ्रीक्वेंसी क्लेम कर दिया और अपने को एक फॉर्मूला बन गया। इसका डेरिवेशन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्या है ये फाइनल रिजल्ट, ये आपको याद रखना है, बहुत छोटा सा है और इस पर क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजिली आंसर दैट। कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन इस पे देते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। और सिंस ये फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कम होता है तो f1 और f2 का डिफरेंस होता है वो बहुत कम रहेगा, लाइक रफली 10 से कम रहेगा। ये स्टेप आपको समझ में आएगा। कॉस स्क्वायर का हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कॉस का अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 जा रहा है तो कॉस स्क्वायर का कितना होता है, डबल होता है। तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा ओमेगा बन जाएगा। सो ये इंटेंसिटी का, कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी है डेल्टा ओमेगा बाई 2 और इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी कितना है वो स्क्वायर हो गया, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई डेल्टा ओमेगा। कॉस स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है कॉस से डबल होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल देंगे कि f1 इतना है, f2 इतना है, तो हम f1 f माइनस f2 कर लेते हैं, लास्ट क्लास में भी देखा था। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके देखते हैं। सो ऐसा बोलेगा कि ट्यूनिंग फोक के बारे में नाम लेकर जनरली, और ट्यूनिंग फोक पी उसका नाम दिया गया ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज produces 4 beats per second when sounded together with another tuning fork Q।
सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। सो ये क्वेश्चन दिया गया जिसमें दो ट्यूनिंग फोक्स हैं। ट्यूनिंग फोक्स बोले तो सोर्स ऑफ साउंड, और उन दोनों को एक साथ प्ले करते हैं। एक साथ प्ले करने का मतलब हुआ दोनों को आप सुपरपोज करा रहे हो, इंटरफेरेंस हो रहा है। एक का फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ बीट्स जो आपको पता चलते हैं वो भी दे रखे हैं, और आपसे क्यू के बारे में बात करता है, क्यू की फ्रीक्वेंसी बताइए। सो आप क्यू की फ्रीक्वेंसी के आंसर दे सकते हैं। सो अपने को ये पता होगा कि एफ पी माइनस एफ क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। और एज वेल एज या फिर जो भी केस होगा, एफ क्यू माइनस एफ पी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि एफ पी माइनस एफ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि मॉड की वैल्यू आपको हटानी होती है। तो दोनों केस आप लेके चलोगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर जब आप आंसर निकालोगे तो आपको पता चलेगा एफ क्यू, क्यू का जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो एफ पी माइनस 4 हो जाएगा। एफ पी आपको पता है 250, माइनस 4 कर दीजिए तो 246 हर्ट्स हो जाएगा। सो यू विल फाइंड कि 246 हर्ट्स अगर ऑप्शन दिया गया तो उसको आप मार्क कर दोगे। इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, सो एफ क्यू कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी एफ पी प्लस 4, 250 प्लस 4 विच इज गोइंग टू बी 254 हर्ट्स। सो ये भी एक पॉसिबल केस है, ये भी एक पॉसिबल केस है। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू दिया गया तो उसको मार्क कर दोगे, दोनों दिए गए तो बोथ ऑप्शन होगा तो उसको भी मार्क कर दोगे, मल्टी करेक्ट होगा तो उसको भी मार्क कर दोगे। सो पॉइंट इज कि आइदर दिस कैन बी द केस और दिस कैन बी द केस। अगर दोनों में से कोई भी फ्रीक्वेंसी क्यू के पास है तो फिर इस कंडीशन को जस्टिफाई करेगा। सबने को याद रखना है कि दोनों का डिफरेंस आपको चेक करना है, फिर इसके बाद आप आंसर करोगे। एक बार उसने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि दोनों ऑप्शन दे रखे थे और बोथ करके दिया हुआ था, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि दो में से केवल एक ही ऑप्शन देगा, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। पॉइंट इज कि अगर आपने 246 निकाला और उसने 254 दिया है, पहला वाला नहीं दिया है, तो आपको दूसरा भी चेक करना है, फिर आंसर करना है। इसके बाद लेटर ऑन एग्जाम्स में वो क्या करने लगा, इसके साथ कुछ और कंडीशन एसोसिएट कर देता है, सो दैट कि दो में से हम एक को एलिमिनेट कर देंगे और फिर एक ही हमारा आंसर बन पाएगा, दूसरा नहीं बन पाएगा। मीनिंग इज वो कुछ ऐसा बताने की कोशिश करेगा कि पी और क्यू की फ्रीक्वेंसीज में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अगर हमको पता चल जाए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि दो में से कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ और उस पर हम इस पॉइंट को समझेंगे कि कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है। तो सिमिलर टाइप के लैंग्वेज लिख देते हैं कि अ ट्यूनिंग फोक P produces 8 beats per second when sounded with Q. Q is another tuning fork of frequency 300 hertz. तो एक ही स्टेटमेंट देगा, इसके बाद इसका कोई कंडीशन एसोसिएट करेगा। When P is loaded with wax and then sounded with Q produces 6 beats per second. Find frequency of Q, P. Q का दे रखा है और P की फ्रीक्वेंसी के बारे में अपने को बात करनी है। नोट कर लीजिए।
और ट्राई कीजिए। थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ जो नया पॉइंट है। लोडेड विद वैक्स कुछ ऐसे टर्म्स यूज करेगा, तो उनका मीनिंग क्या होता है मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, और उसको आज के बाद आप याद रख लोगे। ट्यूनिंग फोक्स जो होता है वो कुछ इस तरह का फोक होता है, आपने कभी देखा होगा या फिर आगे देखेंगे। और ये प्रोन्सेस जो होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेट करता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। ये पकड़ने का हैंडल होता है डाउन साइड। ना जब हम इसको वैक्स से लोड करते हैं या फिर ऑयल फिल करते हैं तो इस तरह की कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। तो जब कभी वैक्स से लोड किया जाए और ऑयल किया जाए, सो इन केसेस में आप पाओगे कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट होगा, कभी वो आपसे बोलेगा कि इसको फाइल किया गया है। फाइल मतलब इसको शार्पन किया गया है। जब आप शार्पन करते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो अगर फाइल्ड करेगा दैट विल इम्प्लाई फ्रीक्वेंसी इज गोइंग अप। तो ये दो पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करना, जनरली इन्हीं लैंग्वेज को यूज करेगा। आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो 308 आ रहे हैं। ओके, अच्छी बात है, सभी का एक ही आंसर आ रहा है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को रहना है। पहला कंडीशन लगा करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को लगा करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है, कौन सा सर्वाइव कर रहा है। तो जो सर्वाइव करेगा उसको रखेंगे, जो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। नाउ लेट मी सॉल्व एंड यू कैन चेक देन। पी को जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यू के साथ प्ले किया गया, जो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी पी की वो कौन सी बतानी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बतानी, अनलोडेड वाली। सो लेट्स से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज एफ पी और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू इज एफ क्यू। इसका डिफरेंस 8 आएगा। तो या तो ये केस रहेगा या फिर ये केस रहेगा, एफ क्यू माइनस एफ पी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8। इसके अकॉर्डिंग आप अगर आंसर निकालोगे पी की वैल्यू तो ये आएगा एफ क्यू प्लस 8। एफ क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 300, so that will become 308. If you go with this, so fp is going to be fq minus 8, so 300 minus 8 कर देंगे आप, so that will become 292 or something. Now एग्जाम में जब आप देखोगे अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको 308 भी ऑप्शन देगा, 292 भी ऑप्शन देगा, तो दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होंगे और सिंगल चॉइस होगा। क्यों? क्योंकि उसने सेकंड कंडीशन ले रखी है। इसी सेकंड कंडीशन से हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा चूज करना है कौन सा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि जब पी को लोड किया गया, अगर आपने पी को लोड किया है वैक्स के साथ, तो वैक्स के साथ लोड करने से उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। इसका मतलब फ्यूचर में पी की फ्रीक्वेंसी डाउन होने वाली है। और उसके बाद अगर आप क्यू के साथ साउंड करते हो तो आपको 6 बीट्स मिलती है। मीनिंग है इसकी, अगर पी की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो बीट्स भी हमारे कम हो जा रहे हैं। अब हमको चेक करना है कि इनमें से दो में से कौन सा ये कंडीशन को फॉलो करता है। अगर इसमें हम पी की इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, पी की फ्रीक्वेंसी को, तो क्यू कांस्टेंट होने की वजह से ये नंबर डिक्रीज कर जाएगा। तो पहला जो है वो एग्रीमेंट में चल रहा है। सेकंड के पास आते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर हमने एफ पी को कम किया तो आप देखोगे कि जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, तो फिर हमारा आंसर 8 से बड़ा आएगा। सिंस हमारा आंसर 6 बोला है, 6 जो कि 8 से छोटा है, इसलिए सेकंड कंडीशन वैलिड नहीं रहेगी। सो दिस हाउ वी कैन वेरीफाई कि कौन सी कंडीशन जानी है। आप जिसके साथ चेंजेस आ रहा हो उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कीजिए और फिर देखिए फाइनल बीट्स कितने जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हालांकि 6 का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट 6 इस पर्पज के लिए यूज हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की है या बीट्स फ्रीक्वेंसी कम हुई है। सो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कम किस केस में होगा, तो फर्स्ट केस में होगा। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सो फाइनल आंसर होगा कि जो पी की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली होनी चाहिए वो 308 के बराबर होनी चाहिए। Yes, so 308 is the correct answer. Okay. चलेगा। सो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जनरली इसी लैंग्वेज को लेकर के आता है और आप उसका आंसर दे पाओगे। इसको कई बार ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी। तो अगर कभी ग्राफिकली दिखाएगा कैसा दिखेगा तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ।
ये अपने पास एक सिंगल वेव थी, ये हमारे पास दूसरा वेव था, सेपरेट वेव था। जब दोनों मिलते हैं तो ये वाई बनता है, और ये वाई पिक्चर में कैसा दिखेगा वो अपने को देखने का। सो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। y1 अपने को जो दिखाया गया था दैट वाज a sin k1 दिस ओमेगा 1t minus kx. y2 was a sin omega 2t minus kx. y which came out to be was twice a, यहाँ पर कुछ था cos omega 1 minus omega 2 by 2 into t, and it was sin omega 1 plus omega 2 by 2t, that is omega t. So ये अपने पास इक्वेशन है सारी, इंडिविजुअल एज वेल एज द रिजल्टेंट। ये इक्वेशन भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हम याद रख सकते हैं। अगर इसको हम पिक्चर में प्लॉट करते हैं तो कैसा दिखने वाला है। सो ग्राफ में लेट्स से ये ग्राफ टाइम के साथ प्लॉट करेंगे। एक्स को 0 पकड़ सकते हैं या कोई और नंबर पकड़ सकते हैं। सो इफ वी आर प्लॉटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो टाइम यहाँ पर रहेगा और वाई इधर रहेगा। y1 को प्लॉट करते हैं तो ये ओमेगा टी आएगा, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, 0 से जाएगा कुछ ऐसा। ये आप पिक्चर बना रहे, सिमेट्रिकल होगा, जितना ऊपर जाएगा अप साइड, सिमिलरली उतना डाउन साइड आएगा। सो लेट्स से कि ये y1 को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग y2 को भी बना सकते हैं। y2 भी t इक्वल टू 0 पे 0 से चलेगा, लेकिन क्या होगा कि ना इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो टाइम पीरियड भी अलग अलग होंगे। तो अगर दोनों यहाँ से चल रहे हैं, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म हो जा रहा है फर्स्ट का, सेकंड का टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म नहीं होगा, वो कहीं और जाएगा। सो थोड़ा सा डिफरेंट चलना स्टार्ट करेगा, पहले साथ में चलेगा, फिर मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस। वो अपने अलग टाइम पीरियड से चलता हुआ नजर आएगा। इन केस प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट करेगा। तो कहीं पर ये ओवरलैप करना स्टार्ट करेगा, फिर कहीं पर लीड लेगा, फिर इस तरह से आगे चलता जाता है। एक ही फिगर में या फिर एक ही ग्राफ में हम दोनों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो दूसरा वाला है ये y2 का, दोनों के सेम एम्पलीट्यूड है तो दे विल बी हैविंग द सेम लेंथ, ये एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन। लेकिन दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग होंगे। टाइम पीरियड अलग अलग होने के बाद की वजह से आप पाओगे कि वो थोड़ा शिफ्टेड रहेगा, फिर कहीं ओवरलैप करेगा, फिर कहीं अपोजिट जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये ऐसा केस है जहां पर आप पाओगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो इनका अगर रिजल्टेंट हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, उसका रफ पिक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसी रेफरेंस में ये टी है, और अब हम y को प्लॉट कर रहे हैं। सो जब y हम लोग जानते हैं कि y क्या होता है, y1 प्लस y2 होता है, तो ये 0 0 जो है तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। मोर ओवर जहां पर ये अपोजिट जा रहा है, कहां पर अपोजिट जा रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट बनाया जा करके, और मे बी लाइक किया नेक्स्ट वाले पे बनता है। जब प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब यहाँ का एम्पलीट्यूड कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। जितना अप साइड एम्पलीट्यूड उतना डाउन साइड है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी 0 को इंडिकेट करेगा। बीच में कहीं ना कहीं इस एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 होने के बाद नेक्स्ट पे आप देखोगे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिला होगा जिस पॉइंट पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया होगा। फिर लेटर ऑन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर फिर से ये 0 हो जाएगा। सो एक इन्वॉल्व टाइप का बनेगा, उस इन्वॉल्व टाइप के साथ इनसाइड भी ये चल रहा होगा। तो इन्वॉल्व कैसा जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, एंड यू विल फाइंड कि अगर यहाँ 0 से हम देखते हैं और तो ये मैक्स की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कहीं लेटर ऑन 0 मिलेगा, थोड़ा सा और एलंगेट कर देते हैं।
क्वालिटेटिवली मैं समझा रहा हूँ, क्वांटिटेटिवली प्लॉट करने के लिए आपको प्रॉपर स्केल पे प्लॉट करना पड़ेगा। सिमिलरली इसका एक डाउन साइड वर्जन भी जाएगा ऐसा, और इधर आपका इनिशियल 0 जा रहा था तो ये भी कुछ ऐसा ही रहेगा, हालांकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे पहुंच गया। वेब कैसे जाएगा उसके बारे में बना देते। तो वेब को जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ वो केवल उतना पोर्शन में दिखाता हूँ जितना पे ये इन्वलप दिखाया है। इधर भी इन्वलप बनाया जा सकता है, आगे भी इन्वलप बनाया जा सकता है। सो पॉइंट इज कि इसके इनसाइड पे जो वेब चलेगी वो कुछ ऐसे होगी, इसका रिजल्टेंट होगा 0 के बाद फिर ऐसे चलेगा, और फिर आगे जाकर के दूसरे इन्वलप पे मिलेगा जाकर के। इसके आगे का जो नेक्स्ट इन्वलप होगा वो ऐसा बन रहा होगा। इसका जो मैक्सिमम लेंथ आएगा वो कितना जाएगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो जो मैक्स एम्पलीट्यूड जाएगा इट शुड बी रीचिंग देयर। अगर इसका एम्पलीट्यूड आपको ए मिल रहा था तो आप देखोगे जब कॉस की वैल्यू 1 हो चुकी होगी तो ये ट्वाइस ए तक जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम जाने वाला है वो ट्वाइस ए तक जाने वाला है। रफली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। सो जब टाइम के साथ वैरी करेगा देन यू विल रियलाइज कि जब ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको उस इंस्टेंट पे 0 मिलेगा। जब दोनों एक दूसरे को सब ओवरलैप करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ट्वाइस से हो जाएगा, और फिर इसके बाद फिर से कभी ना कभी 0 होगा, फिर से ट्वाइस होगा। तो इस लूप और इन्वलप जैसे लूप बनते हुए चले जाते हैं। आप मॉड्यूल में देखेंगे या एससीवी में देखेंगे उसको प्रॉपरली ड्रॉ किया होगा, बट यहाँ पर मैं क्वालिटेटिवली समझा देता हूँ कि किस तरह से ये चलता है। दोनों के टाइम पीरियड्स अलग अलग है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगे। कुछ लोकेशन पे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। लोकेशन बोले तो इंस्टेंट ऑफ टाइम कैंसिल आउट करेंगे, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो एड अप हो जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड ट्वाइस से लेकर के 0 के बीच पे चल रहा होगा। ओके और मैथमेटिकली किस तरह से जा रहा होता है इक्वेशन वाइज, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन सिंपल आएंगे, इधर इस तरह का बोलेगा या फिर इस तरह के कुछ कंडीशन देकर के आपसे पूछ लेगा। सो बीट से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में है जिसपे इक्वेशन ऑलमोस्ट इंश्योर होते हैं, वो डॉपलर्स इफेक्ट है। प्रीवियस स्लाइड में आपको ओपन करता हूँ और उसको ड्रॉ कर लीजिए। आप इन ग्राफ्स को थोड़ा सा और बेटर वे पे ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिक, तो फिर आपको दिखेगा कि कहाँ पर वो काउंटर कर रहे हैं, कहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, फिर काउंटर करेगा कहीं ना कहीं, फिर ओवरलैप करेगा, और ये चीज चलती रहेगी। मैंने इस वाले पोर्शन में ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि लेंथ वाइज वो असिमेट्रिकल हो जा रहा था। तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आगे भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी टाइम तक लेके जा सकते हो। इफ यू डन विद इट लेट मी नो, फिर आगे बढ़ेंगे। Done, sir. Okay, fine then. Next topic is Doppler's effect. ये लास्ट मेजर टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। इसका बेसिक कहाँ से रिलेटेड है वो मैं आपको पहले रिलेट कराता हूँ, इसके बाद कॉन्सेप्ट पे आएंगे। हम लोगों ने ये बात किया हुआ है कि जब कभी कोई वेव जा रहा होता है, फिर यहाँ पर एक मीडियम मिलता है, मीडियम की बाउंड्री मिलती है। लेट्स से मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो कई बार इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब वेव यहाँ से आ जा रही होती है, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्शन भी होता है बाउंड्री से, हम लोग पढ़ चुके हैं। वेव की कुछ क्वांटिटीज होती है जिससे हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी। सो ये 3 पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पार्टिकल को जब लोग पता है, पार्टिकल के बारे में जब लोग स्टडी करते हैं तो उसके उसमें मोशन को, तो उसमें हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की बात करते हैं।
वेव केस में इन पैरामीटर्स के टर्म में बात करते हैं। आप जानते हो कि जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे जाता है तो क्या क्या बदलाव रहता है। तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम बदलता है, वेलोसिटी बदलती है, कोई भी वेव क्यों ना हो। साथ ही साथ आप पाओगे कि वेवलेंथ आल्सो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। सो वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बारे में मैंने आपको ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। दैट मीन्स कि जिस सोर्स ने इस वेव को क्रिएट किया है, तो जब तक आप इस सोर्स को चेंज नहीं करोगे, ये वेव इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है। चाहे वो फर्स्ट मीडियम से जाए, सेकेंड मीडियम से जाए, किसी भी मीडियम से जाए, कहीं भी जाए, एज लॉन्ग एज द सोर्स इज द सेम, दैट मीन्स वी हैव द सेम वेव, तो सेम वेव के लिए फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और एग्जाम के लिए काफी फेवरेबल पॉइंट है। नाउ डॉपलर ने क्या बोला? डॉपलर ने बोला कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, दैट्स फाइन, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज भी होती है, मे नॉट बी इन रियलिटी बट इन अपीरेंसी। तो उनका कहने का मतलब हुआ कि अगर हम साउंड को ऑब्जर्व करें रिलेटिव मोशन के साथ में, देन यू विल फाइंड कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई नजर आती है। अपरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में उन्होंने बात किया। सो जैसे कि अपने पास अगर एक सोर्स है ऑफ साउंड, और लेट्स से यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड इसके पास आ रहा है। इन केस अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो ऑब्जर्वर को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो हम चेक करना चाहेंगे। सो लेट्स से कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट है, इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड को प्रोड्यूस किया, और ऑब्जर्वर को जो सुनाई दिया या समझ में आया वो एफ फ्रीक्वेंसी का था। सो अगर ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, तो आप पाओगे कि एफ की जो वैल्यू है वो एफ नॉट होती है। दैट मीन्स whatever the frequency is provided by this source, the same frequency goes to the observer. हम इसको सोर्स बोलेंगे और सोर्स को एस से इंडिकेट करेंगे। इसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलेंगे और शॉर्ट में इसको हम ओ से इंडिकेट करेंगे। So in case both are at rest, you will find the observer will find the frequency of wave which is reaching to that observer same as the released by the source. So ये तो अपना जो पुराना लॉजिक है उससे मैच कर रहा है। डिफरेंस क्या आया? एज पर डॉपलर, डॉपलर ने कहा कि अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स अगर ऑब्जर्वर मूव करना स्टार्ट करे या सोर्स मूव करना स्टार्ट करे या दोनों मूव करना स्टार्ट करें, तो फिर एफ और एफ नॉट दे वॉन्ट बी इक्वल। सो क्या डिफरेंस आता है उसके बारे में ये फॉर्मुलेशन करते हैं, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपने पूछा है इज इट रिलेटिव रेस्ट? ये रेस्ट है। किसी फ्रेम से आप वॉच करते हो, जिस फ्रेम से भी आप वॉच करते हो, तो ये रेस्ट पर नजर आता है, ये भी रेस्ट पर आपको नजर आता है। तो ये भी रिलेटिवली भी रेस्ट पे नजर आएंगे, ऐसा भी बोल सकते हो। तो प्रॉपरली टर्म में फिर हम ऐसा बोलेंगे कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या फिर सोर्स मूव कर रहा है या फिर दोनों मूव कर रहे हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है? जो ऑब्जर्वर को समझ में आता है, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वही रहने वाला है। सो सोर्स द वेव फ्रीक्वेंसी बिकम्स डिफरेंट व्हेन दे आर मूविंग। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली आपने कब एक्सपीरियंस किया है मैं बताता हूँ। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच से होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। और पिच का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ साउंड, जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि एक साउंड दूसरे साउंड से क्या डिफरेंस है। जैसे कि मेल और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस करना, बर्ड और एनिमल की वॉइस में डिफरेंस करना, वो पिच होता है। वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि सपोज कर लीजिए रेलवे ट्रैक है और उसके पास में कभी आप खड़े थे और ट्रेन यहाँ से मूव कर रहा था, विसल बजाता हुआ, हॉर्न बजाता हुआ ट्रेन जा रहा था, और जब ट्रेन क्रॉस करता है आपको जहां पर आप खड़े हुए थे उसके साइड बाई पे,
तो आपको उसकी साउंड में डिफरेंस महसूस हुआ होगा। या फिर दूसरे टर्म में बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप ट्रेन को नहीं भी देख रहे हैं, उसकी साउंड को सुन रहे हैं, तो सुन करके आप ये बता सकते हो कि कब ट्रेन अप्रोच कर रही थी और कब ट्रेन निकल चुकी है। सो अप्रोच करने के टाइम पर आपको जो साउंड सुनाई देता है वो डिफरेंट होगा जब ट्रेन आपको क्रॉस कर जाती है, फिर साउंड सुनाई देती है अगर वो हॉर्न बजाते हुए जा रही है। ये आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा। और अगर नहीं किया है तो वेन एवर यू गो सम टाइम ऑन ऑन दिस ट्रैवल या फिर रेलवे साइड पर, देन यू कैन थिंक ऑब्जर्व इट, यू विल फाइंड कि अप्रोचिंग साउंड अलग होता है और रिसीडिंग साउंड अलग होता है। अब ये साउंड अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पिच अलग हो रहा है। पिच अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी अलग हो रहा है। फ्रीक्वेंसी अलग हो रहा है, इसका मतलब जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपको नजर आ रही है। जबकि हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है। So frequency becomes different when there is a relative motion, and this effect is known as Doppler's effect. अब इसको अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। We can write when इसको प्रॉपर्ली ऐसा लिखना चाहिए, either observer or source or both moves, या फिर ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि when there is a relative motion between these, दोनों का रफली मीनिंग सेम जाएगा। तो हम ऐसा लिख देते हैं when, yes, और अगर दोनों सेम स्पीड से चले, मतलब रिलेटिव मोशन जीरो रहा, तो फिर यही सेम कंडीशन है ना कि एफ इक्वल टू। हाँ, तो वो एक पॉइंट रहता है, इसीलिए हम लैंग्वेज को बदल दे रहे हैं और प्रॉपर वाली लिख दे रहे हैं, व्हेन आइदर ऑब्जर्वर, क्योंकि वो एक केस है जिसमें सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रहेगी, फिर भी अब अपरेंसी नजर आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हेन ईदर ऑब्जर्वर और सोर्स और बोथ मूव, देन द फ्रीक्वेंसी observed by observer is different than frequency of source. कई बार टेक्स्ट बुक्स भी डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी लिख देते हैं उस एक पर्टिकुलर केस को इग्नोर करते हुए। सो चलेगा, आप कैसे भी लिखें बट आपको मीनिंग समझना है। अभी आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा। So if relative velocity is zero, then also we can see Doppler's effect. Yes, you can see that. So हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है then observer is मैंने लिखा frequency observed by observer is different frequency of than frequency of source. This effect is known as Doppler's effect. इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का बदलना जब मोशंस हो रहे होते हैं और मोशंस जैसे दोनों रेस्ट पर रहेंगे तो उस केस में आपको सेम वैल्यू पता चलेगा। एनीवे ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है एफ, उसको हम बोलेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे उनका नाम दे देते हैं। एफ नॉट होगा, उसको हम बोलेंगे ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है। लेटेस्ट हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को एफ बोले और अपरेंट को एफ डैश बोले, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लोगे। हम लोग एफ अपरेंट को पकड़ रहे हैं और एफ नॉट ओरिजिनल को पकड़ रहे हैं। इसके साथ साथ सिंस वो मूव करेंगे तो वेलोसिटीज भी आएंगी, तो कुछ वेलोसिटीज आएंगी तो हम लोग वी ओ लिखा करेंगे। वी ओ का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सिंपल है, नाम के हिसाब से सब्सक्रिप्ट लगा दे रहे हैं। वी एस लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और एक वी आएगा, वी आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड।
इन एयर, या फिर मीडियम, जो भी मीडियम होगा। जनरली मीडियम एयर रहेगा। फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि वाटर के अंदर है, फिर लिक्विड के अंदर है, फिर ऑयल के अंदर है, या फिर कहीं और है, चलेगा। तो फिर हम लोग इसलिए जनरल इसको मीडियम लिख सकते हैं। सो V is going to indicate velocity of sound in medium, and Vs is going to be velocity of source, Vo is going to be velocity of observer, F is going to be apparent velocity, F naught is going to be original frequency। ये सारे टर्म्स आपको बताए जाएंगे, इनमें से एक अननोन होगा, उस अननोन को हम पता कर लेंगे। कई बार ऐसा बोलेगा कि आप बात कर रहे हो या फिर सोर्स आ रहा है, हवा भी चल रही है, विंड ब्लोइंग और समथिंग लाइक दैट, तो एक और वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अगर वेलोसिटी ऑफ विंड आती है तो उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लिया करेंगे। तो जनरली इन टर्म्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले को हम एक लाइन में बोलना चाहें तो मैं पहले उसको एक लाइन में बोल देता हूँ, और इसके बाद में उसके वेरियस केस को देखेंगे। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल पॉइंट है कि ऑब्जर्वर को कौन सा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। ऑब्जर्वर क्या क्या ऑब्जर्व करने वाला है, द ऑब्जर्वर इज गोइंग टू ऑब्जर्व वन थिंग कि जो वेव आ रही है, वेव की वेलोसिटी कितनी है, वेव की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा, वेव की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा, और अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ मिल जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी इसके बराबर आती है तो कोई एपरेंसी नहीं है, बराबर नहीं आती है तो एपरेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा उसका एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, और अगर कोई नई सिचुएशन आएगी तो आप इसी फॉर्मूले को पहले सोचेंगे, और ऑब्वियस सिचुएशन आएगी जिसके लिए हम आगे डेरिवेशन करेंगे, तो फिर आप उन फॉर्मूलाज को भी यूज कर सकते हो। अपरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ की वैल्यू आएगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी वेलोसिटी और वेवलेंथ कैसे है। वेलोसिटी ऑफ वेव जो ऑब्जर्वर को मिला, वेवलेंथ ऑफ वेव जो ऑब्जर्वर को मिला। तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। वी विल राइट एज अ वेलोसिटी ऑफ साउंड with respect to observer। So observer के respect to velocity of sound calculate करेंगे, and then we will put upside। फिर दूसरा wavelength calculate करेंगे, wavelength of sound reaching to observer। तो ऑब्जर्वर के पास जो साउंड जा रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है उसको पता करेंगे। सो पॉइंट इज वेलोसिटी और वेवलेंथ अगर हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पता कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आ जाती है। सो बेसिक फॉर्मूला है, बस इन नंबर्स को हमको केयरफुली कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करके चेक करते हैं। सो कई सारे केसेस बनेंगे, तो हम लोग केसेस वाइज देख लेते हैं। मैं नंबर नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही हैश टैग लगा दे रहा हूँ। क्या केस हो सकते हैं? 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो केवल ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, या केवल सोर्स मूव कर रहा हो, या फिर दोनों मूव कर रहा हो। दोनों रेस्ट वाला केस हम लोगों ने देख लिया। सो इधर ऑब्जर्वर मूव करेगा, या फिर सोर्स मूव करेगा, या फिर दोनों मूव करेंगे। सो इन 3 केसेस को देखते हैं। सो पहला केस है ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर एंड रेस्ट सोर्स। रेस्ट सोर्स का मतलब सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग। सो अगर ऑब्जर्वर मूव करता है तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो मूवमेंट है वो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग द टू है, और इसी पर बेस्ड जनरल इक्वेशन रहेगा। सो लेट्स से कि अपने पास ये सोर्स है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर के पास ये वेलोसिटी है vo। अगेन 2 केस बन सकते हैं, टूवर्ड द सोर्स आ रहा है या अवे द सोर्स जा रहा है। तो हम लोग पहले अवे द सोर्स केस कर लेते हैं, फिर टूवर्ड द सोर्स के लिए वी नॉट को माइनस वी नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। सोर्स आपका रेस्ट पर है और इसकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। ये वेव को रिलीज करेगा तो वेव इस पर जाएगी, इसके पास जाएगी, साउंड वेव। वेव की जो खुद की वेलोसिटी है वो v है। नाउ
अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ को समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। वेवलेंथ के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो वेव पल्स होती है और वेव पल्स को बनाएंगे, जैसे ये सोर्स है, सोर्स एक पल्स को रिलीज करता है, फिर ये जो पल्स है वो आगे बढ़ती है। इस पल्स को सपोज कर लीजिए हम लोग मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप पाओगे कि ये जो पल्स है ये अगर टी इक्वल टू 0 पे रिलीज की गई है, तो टी इक्वल टू टी पर एक दूसरा पल्स ये रिलीज करेगा सोर्स अपनी पोजीशन पे, और तब तक आप पाओगे कि जो पहला वाला पल्स है ये वाला पल्स यहाँ पर आ गया होगा। सो ये फर्स्ट पल्स मूव करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो उसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो फर्स्ट सिचुएशन इज एट टी इक्वल टू 0, दूसरा है टी इक्वल टू टी। अगर आप टी इक्वल टू 2t पर आते हैं 2 टाइम पीरियड के बाद, तो आप पाओगे कि एक नया पल्स बीइंग क्रिएट होगा। इससे पहले वाला यहाँ चला गया होगा, नेक्स्ट वाला यहाँ चला गया होगा। ये जो सेपरेशंस मिल रहे हैं, ये सेपरेशन, ये वेवलेंथ के, ये कौन सी वेवलेंथ है? ये वो वेवलेंथ है जो सोर्स रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये टी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सोर्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो टी है, इस टी का मतलब दूसरा ये भी है कि दिस टी इज इक्वल टू 1/f0, सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सो हर एक टाइम पीरियड के बाद एक पल्स जनरेट करेगा। पल्स का मतलब यू कैन थिंक ऑफ कंप्रेशन। तो अगर ये कंप्रेशन है तो फिर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का बीच का गैप जो होता है, यू नो कि उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो पहला कंप्रेशन 0 पर आया, फिर नेक्स्ट कंप्रेशन यहाँ पर आया, तो पहला कंप्रेशन यहाँ पहुंच गया, तो सेपरेशन 1 वेवलेंथ के बराबर हो गया। सिमिलरली 3 कंप्रेशन आ गया, 4 कंप्रेशन आ गया, चलेगा। अब जब ये कंप्रेशन इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगे, तो ऑब्जर्वर इसी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का लेंथ जो होता है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप मूव भी कर रहे हो तो जो आपको लेंथ आने वाली है वो लेंथ वही ऑब्जर्व होगी जो लेंथ थी। सो दैट मींस एपरेंसी कैन नॉट कम ऑन दिस लेम्डा बिकॉज ऑफ दिस वी नॉट। सो जो जो डिनोमिनेटर था वो हमारा क्लियर हो गया। wavelength of sound reaching to observer is going to be the same wavelength as of the source. अच्छा, इस वेवलेंथ के बारे में क्या बोलेंगे? कैन वी से कि ये जो वेवलेंथ है, सिंस इसके सोर्स के पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है और ये जो वेलोसिटी है ये भी अपने को पता है, तो क्या हम इस वेवलेंथ को लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी v नॉट बाई एफ नॉट और v बाई एफ नॉट। ये सोर्स की है, ये तो अपने को पता चल गया। अब अपने को पता करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये ऑब्जर्वर वेलोसिटी है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी हो जाएगी? आप जानते हो कि अगर ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आते हैं तो इसको आपको रिवर्स करके देना पड़ेगा। रिवर्स करके देना पड़ेगा तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? v माइनस वी नॉट। ये रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि f का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, f एक्सप्रेशन विल बिकम इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी विच इज गोइंग टू बी v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वेवलेंथ विच इज गोइंग टू बी लेमडा। और हमने लेमडा कैलकुलेट कर रखा है, तो ये बनेगा v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v डिवाइड बाई एफ नॉट। सो अपने पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी आती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इन द ब्रैकेट v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v। ये फॉर्मुलेशन हो जा रहा है किस केस के लिए? जब आपका ऑब्जर्वर मूव करेगा और सोर्स रेस्ट पे रहेगा। इसका जो डेरिवेशन में पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, उन पॉइंट्स को आपको समझना होगा, तभी आप एडवांस लेवल का डॉपलर वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अभी हम आपको एक जनरल फार्मूला बताएंगे, तो जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है वो तो आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे एक फार्मूला याद रखने के लिए, लेकिन वो बहुत सारे केसेस क्रिएट कर सकता है, वेरिएशन क्रिएट कर सकता है एडवांस में। तो अपने को क्या समझना है कि इसका सोर्स के बारे में हम बता सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है। फिर हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि वेवलेंथ उसको जो मिल रहा है वो गैप, क्या वो गैप बदल रहा है? अगर ये गैप बदलेगा तो फिर उसका अपरेंसी आएगी वेवलेंथ में। और इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी निकालना क्वाइट इजी है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v माइनस वी नॉट हो गया। सपोज कर लीजिए इसमें अगर मैं आपको दूसरा केस दूं जिसमें ये इधर मूव कर रहा हूँ, टूवर्ड द सोर्स मूव कर रहा हूँ, तो क्या उसके लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना पाएंगे? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो उस केस का भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। तो एज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला, ड्राइव डायरेक्टली भी दे सकते हो और ड्राइव भी कर सकते हो, उसको डेरिवेशन भी कर सकते हो। सपोज कर लीजिए रेस्ट पर है
और आपसे बोलता है कि ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वी नॉट वेलोसिटी से इधर आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है और साउंड की फ्रीक्वेंसी वी दी गई है, अपने को एफ चाहिए. So what will be the expression for this f? You can take help of the derivation that we did in the previous slide. v की डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ. सोर्स से वेलोसिटी आएगी तो ये v इधर आएगा. ये एज एग्जांपल इसको सॉल्व कीजिए. प्रीवियस स्लाइड आपके पास ये है, f नॉट v प्लस v नॉट बाई v. तो क्या हम कुछ चेंजेस करेंगे जो इस पे हमने ड्राइव किया, डेरिवेशन किया था? और क्या वो चेंजेस आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा चेंज करने की जरूरत है? देन यूल फाइंड कि अगर हमने इधर इसको v नॉट से दिया तो रिलेटिव वेलोसिटी में इन दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा, अपोजिट देते हैं. सो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसका मतलब आप ट्रैक पर हो, एफ नॉट आएगा और नीचे की वेलोसिटी v रह जाएगी, यहाँ पर आएगी v प्लस v नॉट. सो ये आपका आंसर बन जाएगा. अब आपको v देगा, v नॉट देगा, f नॉट देगा, आपसे f पूछेगा, आप इजिली बता देते हो. सो पॉइंट इज कि जब सोर्स रेस्ट पे रहता है तो वेवलेंथ पे कोई चेंज नहीं पड़ता है, सेम वेवलेंथ इज बीइंग रिसीव्ड. और ऑब्जर्वर मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होती है, यानी वेलोसिटी चेंज होगी तो ऊपर वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा. ओके, सो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया. सेकंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर सेकंड आपको समझ में आ गया तो काफी काम हो जाएगा अपना. थर्ड इजी, दोनों को सुपरपोज करा देंगे. सेकंड केस में हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि सोर्स मूव कर रहा है तो मूविंग सोर्स है, और रेस्ट में ऑब्जर्वर है, रेस्ट ऑब्जर्वर है. मैं शॉर्ट में लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आप चाहो तो प्रॉपर लिख सकते हो. सोर्स इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट. सो ये सोर्स है, इसको एलेबरेट करना होगा तो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बना देता हूँ. ये सोर्स है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर है तो वी ओ जीरो हो जाएगी, और लेट्स से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. किसी भी डायरेक्शन में मूव कराते हुए देख सकते हैं. अपने पास दो ही डायरेक्शन अभी लेके चल रहे हैं along the line joining the two, so either towards or away. बाकी केस भी देख लेंगे बाद में. और इस केस के लिए अपने को फॉर्मुलेशन चाहिए. तो फिर क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे t इक्वल टू 0 पर इसने अपना एक पल्स क्रिएट किया होगा. अब ये पल्स फ्यूचर में जाकर के ऑब्जर्वर से मिलने वाला है, ठीक है. और ये जो पल्स चलेंगे वो किस वेलोसिटी से चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड से चलेंगे, क्योंकि एक बार उसने साउंड प्रोड्यूस कर दिया तो फिर सोर्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, फिर वो एयर उसको ड्रैग करके ले जाती है. फिर एक टाइम पीरियड निकालते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग. इस टाइम पीरियड के बाद ये जो पल्स होगा ये यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, इतनी दूर पहुंच गया होगा कि ये जो सेपरेशन है ये एक वेवलेंथ के बराबर रहा होगा. किसकी वेवलेंथ के बराबर रहा होगा, सोर्स की वेवलेंथ के बराबर रहा होगा. तो एक काम करते हैं, टी को हम टी नॉट लिख देते हैं. नॉट का मतलब हालांकि कंफ्यूज ना करे, ओ का मतलब ऑब्जर्वर भी. एनीवे टी लिखते हैं, टी ओरिजिनल है हमारे. तो ये जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है अपने पास, ये वेवलेंथ, तो इसको हम लोग लेमडा लिख सकते हैं. ये सोर्स की है तो क्या इसको हम लिखेंगे, लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो वी नॉट बाई एफ नॉट के बराबर आएगी, या फिर वी बाई एफ नॉट. आपको इन पर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. किस पर टर्म्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं. v का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज गोइंग टू बी द वेवलेंथ ऑफ सोर्स. तो ये पता चल जाएगा. लेकिन जब हम t इक्वल टू टी पर बात करेंगे
तो जो नया पल्स क्रिएट हो रहा होगा वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सोर्स टिल देन मूव कर गया होगा, तो सोर्स में भी यहाँ पर आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये सोर्स मूव कर चुका है। ये डिस्टेंस कितना होगा? कैन बी से कि ये डिस्टेंस होगा वो vs into t के बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड द टाइम गिवन फॉर दैट सोर्स टू मूव। अब जो नया पल्स आने वाला है वो नया पल्स यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ये जो गैप क्रिएट हुआ नया वाला, ये एयर में फिर ये डिस्टेंस कांस्टेंट होकर के चलती रहेगी, तो ये एपरेंट वेवलेंथ हो जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर को मिलने वाली है वो ये वेवलेंथ नहीं मिलेगी जो ओरिजिनली थी, रादर ये मिलेगी, क्योंकि आपका सोर्स आगे माइग्रेट करके नेक्स्ट कंप्रेशन उसने आगे जनरेट किया था। सिमिलरली अगर आप 2t पर ड्रॉ करेंगे तो सोर्स आगे आ चुका होगा, फिर वो पल्सेस आगे जा रहे होंगे। सो ये पॉइंट अपने को समझना होगा। अब हमारा पर्पस ये है कि लेमडा डैश कैलकुलेट करना। सो जो लेमडा डैश है, क्या इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस वीएसटी हो जाएगी। तो वेवलेंथ कम हो गया। तो यहाँ से एक और पॉइंट बहुत खास इंपॉर्टेंस का है कि अगर सोर्स आप ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स आपकी तरफ आता है साउंड को प्रोड्यूस करते हुए, तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। कौन सी वेवलेंथ? जो ऑब्जर्वर को मिलने वाली है। हाँ, अगर ये सोर्स अपोजिट जा रहा होता तो ये जो सेकंड पल्स है यहाँ ना रिलीज करके सेकंड पल्स यहाँ पे रिलीज करता, तो फिर अपरेंट वेवलेंथ ये बनता जाकर। सो वेवलेंथ विल इंक्रीज। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोर्स अप्रोच कर रहा है तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, सोर्स रिसीड कर रहा है तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। नाउ यू कैन रिमेंबर व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग टू ऑब्जर्वर, वेवलेंथ डिक्रीजेस, व्हेन सोर्स रिसीड्स द ऑब्जर्वर, वेवलेंथ इंक्रीजेस। एनीवे, हाउ मच इंक्रीज एंड डिक्रीजेस वी कैन फाइंड इट आउट। सो जो लेमडा डैश की वैल्यू है वो अपने को पता चलेगी, लेमडा विच इज v अपॉन एफ नॉट माइनस vs इज vs, t की वैल्यू अपॉन एफ नॉट, यानी वेवलेंथ अपरेंट वेवलेंथ भी पता चल गया, v माइनस vs डिवाइड बाई एफ नॉट। तो ये भी अपने आप में इक्वेशन है कि बताइए कितनी अपरेंट वेवलेंथ आती है। सो दैट्स अपरेंट वेवलेंथ। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज रिलेटिव वेलोसिटी, the relative velocity of sound with respect to observer। observer रेस्ट पर है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड v नजर आएगा, तो इसमें v आएगा। वेवलेंथ कितना रिसीव हो रहा है, लेमडा डैश आएगा। सिंपलीफाई कर लेते ही तो ये v रहेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। लेमडा के बारे में, डैश के बारे में क्या लिखेंगे, v माइनस vs डिवाइड बाई एफ नॉट। सो फॉर्मूला अपने पास बनने वाला है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इन द ब्रैकेट v डिवाइड बाई v माइनस vs। सो दोनों से एक पॉइंट समझ में आएगा। कौन सा पॉइंट? कि जब सोर्स मूव करता है तो डिनोमिनेटर चेंज होता है, जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो न्यूमरेटर चेंज होता है। सो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमरेटर को अफेक्ट करती है एंड सोर्स की वेलोसिटी डिनोमिनेटर को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी वेवलेंथ को चेंज करती है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को चेंज करती है, साउंड की। यस सर वो लैम्डा डैश कांस्टेंट कैसे रहेगा बाद की कंडीशंस में, वो नहीं समझ आया। अच्छा, ये तो देखो क्या होगा कि जैसे ये पहला पल्स क्रिएट किया, कंप्रेशन मान लीजिए, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन, कोई एक पॉइंट हम लोग कंप्रेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर इसने कंप्रेशन सोर्स ने रिलीज किया, तो आप जानते हो कि एक बार आपने साउंड को रिलीज कर दिया, फिर वो कंप्रेशन एयर में आ गया, फिर वो इस v वेलोसिटी से फ्यूचर में चलने वाला है, फिर सोर्स का उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो पहला वाला पल्स था वो यहाँ पहुंचा, किसकी वजह से पहुंचा? वेलोसिटी ऑफ वेव की वजह से पहुंचा, साउंड की वजह से पहुंचा। सेकेंड पल्स जब इसने यहाँ पे क्रिएट किया, तो जब ये सेकेंड कंप्रेशन अगर इसने क्रिएट कर दिया है, तो अब इन दोनों, ये दोनों के दोनों किस पे आ गए? एयर पर आ गए, और दोनों के दोनों किस वेलोसिटी से चलेंगे? v वेलोसिटी से चलेंगे। सो this will also will move with v velocity, this will also will be move with velocity, and this velocity of sound in the air। सो अगर दोनों पल्स सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो फ्यूचर में आप पाओगे कि उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और ऑब्जर्वर को फिर ये पल्स मिलने के बाद, जब ये पल्स मिलेगा तो दोनों के बीच का गैप कितना मिलेगा? लैम्डा डैश मिलेगा। सो वंस दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द सोर्स, दे विल कीप मेंटेन द सेपरेशन। व्हाई? बिकॉज दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो इसलिए वो सेम कांस्टेंट लैम्डा डैश से चलता रहेगा।
और जो लेमडा क्या था वो सोर्स का था, और अगर सोर्स स्टेशनरी रहा होता तो पल्स यहाँ पे क्रिएट करता, तो फिर ये दोनों पल्स चलते रहते, लेकिन वो मूव कर रहा है इसलिए वेवलेंथ चेंज कर गया। ओके, इसका काउंटर वर्जन आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैंने ये बोला होता है कि सोर्स दूर जा रहा है, so in case source was moving away, उस कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे, तो आप बोलोगे जो VST सब्ट्रैक्ट हुआ है अब वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, तो नीचे प्लस का साइन आएगा। या फिर दूसरे टर्म में आप बात करो तो VS की वैल्यू को आप नेगेटिव बोल सकते हो, तो VS को माइनस से रिप्लेस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक एज अ फॉर्मूला या एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर कभी आपको ऐसा बोला जाए सोर्स इज मूविंग विद VS वेलोसिटी एंड देन देयर इज ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, and if this frequency is f naught, find the frequency observed by this, तो हम बोलेंगे कि f is going to be equal to f naught v divided by v plus vs। so इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे प्लस डाउन साइड कैसे लगाया, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है, so you can remember when it goes away then this happens। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया then we can easily consider the case when both are moving। Sir, please show the second last slide. Okay, both source and observer are moving। यू विल फाइंड कि ये जो केस आएगा वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, और ये जनरल केस बनेगा। प्रीवियस स्लाइड इज दिस, ये काइंड ऑफ एग्जांपल मैंने दिया, और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एफ को ये समझ पाएंगे। Sir, previous than this one. और इसके बाद उसका समझने के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, VS को माइनस VS से रिप्लेस कर देगा। Yes, यहाँ पर मैंने done. टी और फ्रीक्वेंसी को लिंक किया हुआ है। हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ना टी, ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये सोर्स का टाइम पीरियड है। सिंस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो टाइम पीरियड भी बदलेगा। तो ये जो टी मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। दैट मीन्स सोर्स कितने टाइम के बाद सेम वेव को या सेम पल्स को रिलीज करता है, कंप्रेशन के बाद कब कंप्रेशन को रिलीज करेगा, दैट्स अ टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड निकालना होगा तो उसके लिए फिर हम 1/f यूज करेंगे। तो अपरेंट टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी आता है तो अपरेंट टाइम पीरियड पता चल जाएगा, बिकॉज वी नो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये भी एक फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हो। दोनों मूव करेंगे, तो जब दोनों मूव करेंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब तक अपने को पता चल गया कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी आती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और एक रेशियो बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पर सोर्स इन्फ्लुएंस करता है। ऑब्जर्वर और सोर्स के इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स आएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है। आप क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है आप लिखोगे कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इन द ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ऑब्जर्वर को ऊपर रखना है, सोर्स को नीचे रखना है। फिर इसके बाद में बीच में गैप रखा गया, इसमें साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसमें साइन प्लस आ सकते हैं, माइनस आ सकते हैं। प्लस माइनस को हम लोग कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन कब प्लस लगाना है, कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ पर माइनस लगाना है। एक बार कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई कर लिया तो सारे केसेस के लिए हम फॉर्मूला इमीडिएटली लिख सकते हैं, और इसके बाद अपना सॉल्विंग करने के बाद आंसर बता सकते हैं। सो ये अपने लिए एक जनरल फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला किस केस के लिए, जब सोर्स और ऑब्जर्वर अलोंग द सेम लाइन ट्रैवल करेंगे रिलेटिवली। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब प्लस लगाना कब माइनस लगाना, वो मैं आपको बताता। लेट्स से अपने पास ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। लेट्स से सोर्स इधर जा रहा है VS से, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है VO से। बाकी सारी वही स्टोरी है, इसके पास फ्रीक्वेंसी है, इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है।
तो इसका फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, इसको फ्रीक्वेंसी एफ अचीव होने वाला है। बीच में जो साउंड चलेगी वो वी वेलोसिटी से चलेगी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। सो लेट्स से ये केस है और ये एग्जांपल है, जैसा भी आप समझना चाहें। कॉमन सेंस कैसे लगाना है? देखो क्या होता है ना कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन साउंड करते हुए विसिल करते हुए आपकी तरफ आती है तो उसकी शार्पनेस बढ़ती जाती है। शार्पनेस बढ़ती है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। सो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तो भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर पास आने की कोशिश हो रही होती है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दूर जाने की कोशिश हो रही होती है तो डिक्रीज करती है। जैसे इस केस में लगाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी इक्वल टू actual frequency and the bracket, and in this bracket we will write v plus v naught v vs, इतना लिख देंगे। अब इनके साइन को हम इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे। केयरफुली आपको सुनना है, एक बार सुनेंगे तो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा एंड देन यू कैन यूज इट एनी टाइम। नाउ यहाँ पर साइन लगाने के लिए हम ऑब्जर्वर को देखेंगे। ऑब्जर्वर का क्या रोल हो रहा है? तो आप देखोगे ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। So observer is moving away from the source. When you move away, that means frequency is decreasing. तो apparent को decrease करना चाहिए। तो V नॉट का ऐसा रोल आ रहा है जो apparent को decrease करा रहा है। तो अगर V नॉट की वजह से हमको apparent को decrease कराना है तो यहाँ पर हमारे पास दो choices हैं, प्लस और माइनस। अगर हमने प्लस चूज किया तो apparent बढ़ेगा, माइनस चूज किया तो apparent कम करेगा। और हमको अपरेंट को कम कराना है क्योंकि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो राइट चॉइस है वो माइनस है। ओके, सेम चीज आपको अप्लाई करना है सोर्स के पास आने के बाद डिनोमिनेटर में। जब हम सोर्स के पास आएंगे तो देखेंगे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है। तो सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसका मतलब सोर्स अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है। अगर सोर्स अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर चूज करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, माइनस और प्लस। ये प्लस और माइनस, हमको ऐसा साइन चूज करना है जिसमें वीएस का कंट्रीब्यूशन एफ को बढ़ाने में हो। तो एफ को बढ़ाने में वीएस का कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब हम यहाँ पे माइनस साइन चूज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर उस केस में छोटा पड़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा पड़ेगा तो एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन चूज द फॉर्मूला। मैंने कुछ पॉइंट्स बोले, आपने समझा होगा और नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। बेसिकली प्लस और माइनस को चूज करना है इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगाओ। आपने कुछ लिखा है, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल दीज कैन वी जस्ट डू इट बाय रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी मींस नाउ यू नीड टू बी केयरफुल। हो सकता है कि आप कुछ लगा सके, बट बेसिक लॉ से आपको कनेक्टेड रहना है, दैट्स यू नीड टू कीप इन माइंड। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस कैसे लिखा है, आपके पास एक दूसरा तरीका आप ड्राइव करो। आप देखो कि इसके रिस्पेक्ट में ये रिलेटिवली चूज करना होता है तो v माइनस वी नॉट आएगा, तो ये v माइनस वी नॉट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके बाद सोर्स वाले केस में आपको देखना होता है वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम ज्यादा होती है तो नीचे कम ज्यादा वाला फंडा लगता है। सो कम ज्यादा वाला फंडा लगाने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि वेवलेंथ को यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा तो v माइनस वी एस आ जाएगा। उसको मैं लॉजिक या कॉमन सेंस से भी रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन सेंस क्या कहता है, जब अप्रोच करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, रिसीड करते हैं फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर सोर्स अप्रोच करा रहा है तो सोर्स का साइन ऐसा चूज करना है जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, और अगर ऑब्जर्वर रिसीड कर रहा है तो ऑब्जर्वर के साथ ऐसा साइन चूज करना जो फ्रीक्वेंसी को कम करे। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर दूर जा रहा था इसलिए इसे माइनस लगाया गया सो दैट फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। सोर्स पास आ रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर में हमको माइनस लगाना होता है, एज सिंपल एज एनीथिंग।
ओके मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ फिगर बना करके। आपको फॉर्मूला लिखना है, प्लस माइनस केयरफुली डिसाइड करने हैं। अगर वो आपने कर लिया तो काम हो जाएगा। यस So you told that when they will approach towards each other, the frequency will increase, ना? यस लेट्स से कि आपको सिचुएशन ऐसा दिया गया है कि दिस इज मूविंग इन दिस वे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दी गई है और बोलता है फाइंड एफ। और एयर पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी है, वो हम लोग जानते हैं, वो सभी डायरेक्शन में रहती है, जहाँ ऑब्जर्वर होगा उसी की डायरेक्शन में जाएगा। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना है। एक फॉर्मूले का आंसर आया भी है, दोनों तरफ प्लस है, ऊपर और माइनस, अपसाइड और डाउन साइड। आप उसी लॉजिक को लगाइए जो लॉजिक अभी मैंने आपको बताया। आप एटलीस्ट इतना तो लिख ही सकते कि एफ नॉट आएगा, वी ऑब्जर्वर आएगा, वी सोर्स आएगा, देन आफ्टर व्हाट लेफ्ट इज द साइन। नाउ यू विल फाइंड कि साइन चूज करना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना फॉर्मूला लिखना है। बोथ प्लस आप आंसर कर रहे हो, चेक करते हैं। देखो ऑब्जर्वर को देखते हैं। ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड सोर्स, दैट मीन्स इट्स पर्पस इज और इट्स जॉब इज टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो वी नॉट के साथ ऐसा साइन लगाना है जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। ऑफ कोर्स प्लस लगाओगे, सो ऊपर आपको प्लस लगा देने का। सो आपका न्यूमरेटर परफेक्ट जा रहे हैं। Come to the denominator. Source. Source is moving towards observer. जब हम source को देखते हैं तो observer को नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि ये observer की तरफ है, observer से दूर है। So it is moving towards observer. Hence it is increasing frequency. तो frequency should increase because of source. Now अगर frequency को source की वजह से बढ़ना है, अपने पास choice प्लस और माइनस है, तो हमने सिंस वो डिनोमिनेटर है, ओवरऑल नंबर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो डिनोमिनेटर में माइनस सुटेबल बनेगा, प्लस नहीं। प्लस लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सो ये आपका आंसर बन जाएगा। सिंस आपने एक डेरिवेशन देखा तो वहां से भी आपको पता चलता है कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो वेवलेंथ कम होती है, तो कम वाली वेवलेंथ में v माइनस वी एस आता है। डेरिवेशन भी किया है, उसी को हम लॉजिक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने लॉजिक से कनेक्ट कर लिया तो आप कभी भी कहीं भी जल्दी लिख सकते हो, करेक्ट भी लिख सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल, हालांकि टाइम हो गया, सो आप आंसर लिख बना के दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट केस के लिए सपोज कर लीजिए ऐसा बोलता है कि दिस इज द सोर्स मूविंग, दिस इज द ऑब्जर्वर मूविंग। अगर ये सिचुएशन आपको दिया गया है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फाइंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी। F, so you write F naught, big bracket, then V naught, VVS। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो थोड़ा सा दिमाग आपको करेक्ट आंसर तक ले जाएगा। सही लगाया तो, गलत लगाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि पिछला वाला क्वेश्चन किया है, बस उसमें से कुछ ही चेंजेस किए हैं, तो डायरेक्टली वहां से आप कॉपी कर सकते हो। Now observer is increasing frequency, so plus source is decreasing the frequency, तो source का रोल है frequency को decrease कराना, so plus, so that's answer।
बोथ प्लस अगर आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स वी कैन नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर एनी सिचुएशन गिवन टू अस। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो सपोज कर लीजिए ऑब्जर्वर रेस्ट पे बोलता है तो ऑब्जर्वर को जीरो कर देंगे, वेलोसिटी को, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जीरो कर देंगे। सोर्स को जीरो बोलता है रेस्ट पर तो सोर्स की वेलोसिटी को जीरो कर देंगे। पॉइंट है इसकी, ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, ये बाकी सारे फॉर्मूलाज को अपने आप में इन्वॉल्व कर लेता है। तो अगर आपको ये लिखना आता है, दैट मीन्स यू कैन राइट द इक्वेशन और फॉर्मूला एट लीस्ट, देन कैलकुलेट, देन यू कैन गेट योर आंसर। दोनों प्लस आएगा, अप साइड भी और डाउन साइड भी। अप साइड प्लस इसलिए आएगा क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नीचे प्लस इसलिए आएगा कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है इसलिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम करने के लिए डिनोमिनेटर को बड़ा करना होता है, यानी पॉजिटिव करना होता है। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और डॉपलर का बेसिक वाला आइडिया हो गया है तो मेंस लेवल का क्वेश्चन जो आएगा वो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे, बट एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी आपसे नहीं हो पाएगा। सो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डील करेंगे, काफी वेरिएशन करते हुए, जैसे कि वो एक ही लाइन पे ना चल रहा हूँ, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा हूँ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चल रहा हूँ। अभी तक जो v, vs, v नॉट है सब कांस्टेंट है। किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो देन व्हाट हैपेंस, फिर विंड भी ब्लो कर रही हो तो क्या फर्क पड़ेगा। सो जो वेरिएशंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 और माइनर पॉइंट्स हैं उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वेव फ्रंट्स के बारे में भी बता देंगे। सो दैट विल बी द पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, आपको जल्दी इंटीमेट करा दिया जाएगा ग्रुप पे। सो नेक्स्ट टेस्ट के सिलेबस के बारे में आपको ग्रुप में इंटीमेट कर दिया जाएगा। Anything else, if at all, you can ask. Otherwise, it's done for the day. Wave motion and sound. अभी हम लोग तो उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में मैं थिंक कर लेता हूँ कि आपके लिए सुटेबल रहेगा। वेव मोशन तो रखेंगे ही, साउंड को भी रखेंगे, SHM भी रहेगा। ये एक बार गेस करना होगा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कितना एंट्री कर पाएंगे और वो एडवांस में कितना रखना सुटेबल है। सो उसको हम फॉर्मली अनाउंस कर देंगे शॉर्टली। Anything else if you want to ask apart from this syllabus? Syllabus will be confirmed shortly. Okay, if there's nothing, we can meet tomorrow and carry on with this. Thank you then.